हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हम पीयूष पर्वा पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है आत्मकथा के अंश जो किसका है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, उनके सत्य के प्रयोग के जो कुछ भाग ले रखे हैं उनके बारे में क्या है हमने पिछले वीडियो में क्या है अध्ययन किया था। तो उसमें हमने लेखक परिचय किया और इस पाठ के बारे में जाना था कि इस पाठ में है क्या। तो उनकी सबसे पहली जो दे रखी है उन्होंने आत्मकथा, उसमें दे रखा है सभ्य पोशाक में। तो इसके अंदर गांधी जी ने क्या है अपने विचार साझा किए हैं कि जो विद्यार्थी जीवन होते हैं उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, विद्या को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, उसका जो जीवन है वो सादा जीवन होना चाहिए और जितनी भी भौतिक आकर्षण के जो केंद्र है उनमें उसे नहीं फंसना चाहिए। तो उसके बाद में दूसरा था कि बलवान से भिड़त। इसमें उन्होंने क्या है एक छोटी सी कहानी बताकर उससे जो संदेश है वो हमें दिया था कि किस तरह से अगर अन्याय का क्या है हम डटकर और हिम्मत से सामना करते हैं, अगर हम सत्य के हमेशा साथ रहते हैं तो क्या है हमेशा हमारी ही जीत होगी, यानी सत्यमेव जयते। उसके बाद में बात आती है आध्यात्मिक शिक्षा की। तो अब बच्चों अपने देखते हैं आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है। तो ध्यान देना बच्चों, अपनी बुक्स में भी और इस वीडियो में भी आपको क्या है नोट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं आपको कुछ समझाने की जो क्या है आपके परीक्षा के लिए थोड़ा उपयोगी हो सके। तो इतना समय भी नहीं होता हमारे पास, ना इतने संसाधन होते, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो आप भी इसे सुने और इसे थोड़ा सा लाभ अवश्य लें। तो देखो बच्चों, आज हम देखते हैं आत्मिक शिक्षा। तो विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी है वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को शिक्षित करना इतना आसान है, इतना मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आत्मा को जो शिक्षित करना पड़ता है उसमें बड़ा ही समय लगता है। तो आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके। कौन सा ज्ञान? अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। यानी क्या है, हम अगर किसी बच्चे को कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं बुक्स से, चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो चाहे इनके पाठ्य पुस्तक हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बुद्धि की शिक्षा बच्चे को दे सकते हैं। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल ही भिन्न विभाग है। इसे मैं टोल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उससे पहले ही मैं जान चुका था। तो यहाँ गांधी जी कौन से बच्चों को पढ़ाने जाते हैं? टोल्स्टॉय आश्रम के बालकों को पढ़ाने जाते हैं। तब वहाँ उन्हें पता चली कि बच्चे का जो बुद्धि का या मन का या जो शरीर का ज्ञान है वो देना आसान है, लेकिन उसे आत्मा का जो ज्ञान देना है वो सबसे कठिन होता है बच्चों। तो देखो, आत्मा का विकास करने का अर्थ है कि चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या है, महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने चरित्र का विकास करना चाहिए और उसे क्या है अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने आराध्य का भी ज्ञान होना चाहिए और उसे अपने खुद के बारे में भी पता होना चाहिए और उससे लगे कि उसके व्यवहार में कुछ कमियां हैं तो उन्हें भी उसे क्या है सुधार करना चाहिए। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा आत्मज्ञान होता है। तो इस ज्ञान अगर हम खुद के बारे में नहीं जानते, खुद का सुधार नहीं कर सकते, तो हम दूसरे में क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें आत्म का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखो आगे, मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्म ज्ञान क्या है चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। यानी लोग तो ये मानते हैं कि जब हम बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हैं उस समय हमें क्या है आत्मा का ज्ञान होता है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवा रखते हैं, मुलतवा यानी स्थगित करके रखते हैं, यानी इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वे लोग आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार स्वरूप बनकर जीते हैं। तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर जाता है तो फिर उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, बच्चे के स्वरूप हो जाती है। तो वो क्या है कार्य करने में असमर्थ हो जाता है और पृथ्वी का क्या है भार मात्र ही बढ़ाने का काम करता है। तो उस अवस्था में क्या है वो अपने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को क्या है शुरू से ही पहले आश्रम से दूसरे आश्रम से ही प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आत्मज्ञान प्राप्त कर सके।
तो देखो, इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, मैं बालकों से भजन करवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता था। यानी मैं इतनी सारी बातें करता, लेकिन इससे बच्चों में आत्मज्ञान कैसे बढ़ सकता है। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की जो बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार अगर हमें किसी को आत्मिक शिक्षा देनी है, आत्मा की शिक्षा देनी है, तो वो किसे दी जाएगी? आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को हमेशा क्या है? सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। अब इसमें बात आती है कि अगर मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को कहूं कि हाँ बच्चों कि आप हमेशा सत्य ही बोलें, सत्य को ही अपने जीवन में धारण करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? सत्य का ही प्रयोग करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी बच्चा तो क्या करता है? शिक्षक की ही कॉपी करता है, उसे जो देखता है, उसे जो सीखता है, उसी का ही अनुकरण करता है। तो डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकते। यानी जब शिक्षक खुद डरता है तो वो अपने शिष्यों को वीर कैसे बना सकता है? तो मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। यानी जैसा मैं बच्चों के सामने रहूँगा, बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए क्या है? अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवक और युवतियों की बदौलत था। यानी जो कुछ मैंने सीखा, बच्चों को क्या है? अपना शिक्षक बना के सीखा कि बच्चे क्या है? मेरा अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या है? अच्छे से सभ्य बनकर रहना चाहिए। आश्रम में एक युवक बड़ा ही उधम मचाता था, ने बड़ी ही शरारत करता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता भी रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया और मैं क्या है? घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था, इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर भी वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल यानी डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा और मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख लिया। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और विद्यार्थी क्या है? रो पड़ा और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। यानी शिक्षक जो है कभी ये नहीं चाहता कि वो बच्चों के ऊपर हाथ उठाए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां जो है इस तरह से हो जाती है कि मजबूरन शिक्षक को क्या है? ऐसा करना पड़ता है। तो इस समय जो महात्मा गांधी जी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे की हरकत की वजह से उन्होंने बच्चे पे हाथ तो उठाया, लेकिन फिर भी उस समय जब हाथ उठाया तो उनका हाथ क्या है? कांप रहा था। तो अब अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर क्या था? सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया था। यानी उसे पता चल गया था कि मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या है? उसकी इन हरकतों की वजह से उसे मार पड़ी है। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने यानी उसे डंडा मारने का पछतावा मेरे दिल में क्या है? आज भी है। मुझे व्यय है कि मैंने उसे मारकर क्या है? अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन किया था। यानी मारकर अगर किसी को सिखाया जाए तो वो तो क्या होता है? पशु तुल्य माना जाता है। तो बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है जब मैंने अपने लड़के को एक को पीटा था। रूल से पीटने से मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है कि मैंने उस बच्चे को मारकर सही किया या नहीं, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी।
यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक रीति सीखता रहा। यदि इस किला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर भी किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं कह नहीं सकता। यानी उस समय अगर मैंने उसको डंडे से पिटाई ना करने की बजाय अगर उसे मैंने प्यार से समझाया होता तो शायद ये ज़्यादा उचित होता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया। पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का धर्म क्या है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं समय आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। यानी इसमें गांधी जी ने यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक के ही शिक्षक होते हैं, और बच्चे क्या है हमेशा क्या करते हैं, एक शिक्षक के जो उसका रहन सहन है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, तो उसको क्या करते हैं वो देखते हैं और उसी का ही अनुकरण करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैं खुद अच्छे से सत्य ना बोल पाऊँ या मैं खुद किसी चीज़ से डर रही हूँ, तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो ना तो बच्चा सत्य बोलना सीखेगा और ना ही वो क्या है वीर बन सकता है। इसलिए सबसे पहले शिक्षक को ही अपने आत्म का ज्ञान होना जरूरी है। तो बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हैं शांति निकेतन। तो राजकोट से मैं क्या है शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ पर मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला था। तो अब दूसरा उन्होंने कहाँ का अपना जो अनुभव है साझा किया है वो है शांति निकेतन का। तो कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि केशव राय देशपांडे जो विलायत में मेरे क्या थे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था। बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। कौन? केशवराव देशपांडे। उनकी अनेक भावनाओं में से यह एक थी कि विद्यालय क्या होना चाहिए, पारिवारिक भावना से भरपूर होना चाहिए। इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए। उनमें कालेलकर को काका नाम दिया गया, फड़के मामा बने, हरिहर शर्मा अन्ना बने, दूसरों के भी यथा योग्य नाम रख दिए गए। काका के साथी के रूप में आनंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आपा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। यानी जो ये है केशव राय देशपांडे, ये क्या है एक गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। तो वहाँ पर उनका ये विचार था कि बच्चों को क्या है विद्यालय में परिवार का शाही माहौल मिलना चाहिए, जिससे बच्चे क्या है अधिक अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन्होंने क्या है हर शिक्षक को एक रिश्ते का नाम दे ही दिया था। आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपयुक्त 5 सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बन चुके थे। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया था और इन दिनों ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए और इसी सिलसिले में वे इस समय कहाँ आ गए थे, शांति निकेतन में। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे और ये दोनों क्या है संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। कौन दोनों? काका साहब और चिंतामणि शास्त्री। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रस तो यहाँ थे ही, पियर्सन थे, जगदानंद बाबू थे, नेपाल बाबू, संतोष, क्षितिज मोहन, नगेन बाबू, शरद और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। तो ये सब लोग कौन है? शांति निकेतन में पढ़ाने वाले अध्यापक ही हैं। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया। यानी उनका स्वभाव कैसा था कि वो किसी भी माहौल में जाते बहुत जल्दी क्या है उस माहौल के अनुकूल हो जाते थे और स्वयं परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगे। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वेतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा है।
वेतनिक रसोई यानी जिन्हें पैसे देकर क्या है रसोई का कार्य करवाते हैं। तो अब क्या है, उन्हें हटाकर उनकी जगह अगर अध्यापक और बच्चे खुद मेहनत करेंगे तो क्या है, अच्छे से रसोई चलेगी। ऐसा करने में आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयं पाक का पाठ सीख सकेंगे। तो अगर हम खुद रसोई बनाएंगे तो रसोई साफ सुथरी होगी, जिससे क्या है हम स्वस्थ भी रहेंगे और बच्चे क्या है स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकते हैं। स्वयं पाक यानी खुद का खाना खुद बनाने की जो विद्या है उसे भी वो ग्रहण कर सकते हैं। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज़ फिर यह कैसी भी क्यों ना हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कवि श्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने भी अपनी सम्मति दे दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है, यानी जो हम स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, तो उसका मूल रूप छुपा हुआ है। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वाले की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वाले की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। यानी विद्यालय के परिवार के जो शिक्षक थे, जो बच्चे थे, उन्होंने क्या है अपने अलग अलग काम बांट लिए और सभी क्या है उन काम को करने में व्यस्त हो गए। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। अतएव रोज चर्चाएं चलती तो कुछ लोग तो क्या है काम करते हुए थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे। वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में हमेशा जुड़े रहते। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते और विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को क्या है पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खी की छत्ते की भांति गूंजने लगा। तो देखो स्कूल में जो उस शांति निकेतन में कितने विद्यार्थी हैं, 125 तो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं। तो उन सब का खाना बनाते समय जो बर्तन, खाना खाने के बाद जो बर्तन, तो उतना सारा काम करने के लिए क्या है बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग काम करते और कुछ लोग उनके मनोरंजन के लिए क्या है वहाँ पर क्या है म्यूजिक या जिसे कह सितार भी बजाते थे, जिससे क्या है पूरा जो शांति निकेतन है वो गूंजने लग गया। इस प्रकार के फेर फार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो वे फिर रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी, यानी खाने का जो सामान बनता था वो सामान्य था। मसालों का त्याग किया गया। तेल, भात, दाल, साग, गेहूं के पदार्थ भी क्या है भाप से पकाकर खाए जाने लगे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी भी शामिल थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सकता है। तो बच्चों और शिक्षक और जो विद्यार्थी थे उन लोगों ने सबने मिलकर क्या है अपना खाना बनाना खुद शुरू कर दिया, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। मेरा विचार शांति निकेतन के कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीटकर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता ही रुका होऊंगा। इतने में पूना के गोखले के अवसान का तार मिला, यानी गोखले जी की मृत्यु हो गई, इसका उन्हें पत्र मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास क्या है संवेदना यानी सहानुभूति के लिए आने लगे। मंदिर में विशेष सभा की गई। यह गंभीर दृश्य क्या था, अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लेकर गया और बाकी सब क्या है शांति निकेतन में ही रहे। वर्धमान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा और इसकी कोई कल्पना हो तो बताएं। तो मैंने जवाब दिया कि इसका उत्तर देना तो अभी कठिन है। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या है 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है।
गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है और ना ही क्या है उस विचार को प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरश यानी एक एक अक्षर का पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्षों तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। तो यहाँ पर गांधी जी को किसने प्रतिज्ञा करवाई थी? गोखले जी ने करवाई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप अभी विदेश से आए हो तो भारत में 1 साल तक आप किसी से ना तो कुछ कहना और ना ही अपने विचार बनाना। आप इधर उधर पूरे भारत देश का भ्रमण करो और देखो कि वहाँ पे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोगों का जो व्यवहार है वो किस तरह का है। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होता कि हिंद स्वराज्य में मेरे जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपको विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। तो बच्चों, इस शांति निकेतन के माध्यम से यहाँ जो गांधी जी हैं वो क्या कह रहे हैं? भारतीय जीवन मूल्य की जो प्रधानता है उसे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या सदाचारी होना चाहिए और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए और उसे क्या है अपने पैरों पर या अपने कार्य खुद करने आने चाहिए और उन सब में क्या है समान लेकर चलने चाहिए। तो सदाचार, सहयोग, स्वावलंबन, समरसता जैसे संस्कारों की इसमें प्रधानता रखी गई है। अब इसी क्रम में बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं खादी का जन्म। तो खादी का जन्म भारत में कैसे हुआ? तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा होगा। तो बच्चों अपने सभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने घर में दादा दादी, नाना नानी किसी न किसी को हमने चरखा काटते हुए देखा ही होगा। तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि 1908 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि चरखा दिखता कैसे है। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। कंगालियत यानी गरीबी मिट सकती है और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य यानी आज़ादी मिलेगी। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया। करघा शुरू करने में मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब क्या थे? चरखे से अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। यानी कहीं न कहीं से हमें चरखा मिल तो गया लेकिन अब उसे चलाएं कैसे ये हमें नहीं आता था। आश्रम में हम सब क्या थे? कलम चलाने वाले यानी शिक्षक गण या व्यापार करने वाले यानी व्यापारी गण ही क्या इकट्ठे हुए थे। हम में से कोई भी इस तरह का कारीगर नहीं था जो क्या कर सके, करघे यानी चरखे को चला सके। इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला भी आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए बुनने वाले तैयार हुए। यानी सबसे पहला किसने सीखा? मगनलाल गांधी ने सीखा और उन्होंने आश्रम के बाकी सदस्यों को सिखाना शुरू कर दिया। हमें तो अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, यानी हम क्या करें? खुद सूत काटेंगे, उसके कपड़े बनाएंगे और वही पहनेंगे। इसलिए आश्रम वासियों ने मील के कपड़े पहनना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देसी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हिंदुस्तान के जो बुनकरों का जीवन है, उनकी आमदनी, सूत प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते हैं और आखिर किस प्रकार दिन ब दिन कर्जदार होते जाते हैं, इन सब की हमें जानकारी मिली। क्यों? उस समय अंग्रेजों का शासन था तो उनकी मील में क्या है? कपड़े बनाए जाते थे। तो जो भारतीय बुनकर थे उनका जीवन क्या है? काफ़ी कठिन था। क्यों? आसानी से ना तो उन्हें सूत प्राप्त होता था, अगर सूत प्राप्त हो जाता तो उनके कपड़े बेचने के लिए भी उन्हें अधिक मशक्कत करनी पड़ती थी और ऐसा करते करते वो धीरे धीरे क्या है? कर्जदार बन जाते थे। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। यानी हम इतने अच्छे बुनकर नहीं थे कि फटाफट क्या है अपने सबके लिए कपड़े बना सकें। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मील के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता भी नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा क्या है? विलायती सूत का ही बनाते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत
काटती ही नहीं थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती है, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर यानी चरखा चलाने वाले हाथ लगे, जिन्हें देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। यानी वो जो कपड़ा बनाने वाले थे वो सूत का क्या है, किस तरह कपड़ा बनाएंगे, और जितना भी कपड़ा बनाएंगे वो सारा का सारा क्या है, खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करते थे। तो जिस तरह से जैसे जैसे इनका काम बढ़ता गया तो इन्हें क्या है, लोगों जो मिल में काम करने वाले लोग हैं या जो बुनकर लोग हैं, उनकी सारी समस्याएं क्या है, इनके सामने आने लगी। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। अब हमें समझ आया कि हमें क्या है, हाथ से ही काटना चाहिए। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता यानी जो गुलामी है वो दूर कैसे होगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। क्यों, मिल में काम करेंगे तो मिलें तो किन की है, अंग्रेजी सरकार की, विदेशी सरकार की, तो उससे हमारी देश की तो किसी भी प्रकार से कोई सेवा होने से रही। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता और कहीं काटने चरखा को चलाने वाला तो मिलता ही नहीं था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है उनका तो हमें ख्याल ही नहीं था। यानी ये तो विदेश में रहे, इनको कुछ ही चरखे के बारे में पता भी नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़ा होशियार था, पर हुनर उसके हाथ नहीं लगा। यानी किसी महिला का उन्हें पता चला कि वो सूत काट सकती है, उससे कपड़ा बनना भी जानती है, तो किसी एक आश्रम के व्यक्ति को भेजा, लेकिन वो भी क्या है, उससे सीख नहीं सका। दिन तो बीते जा रहे थे और मैं क्या है, बेचैन यानी अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता था मैं उसे पूछा करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। यानी जो काटने का तरीका है वो तो किसको आता था, स्त्रियों को ही आता था। अतएव कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में गुजराती मित्र मुझे बड़ौच शिक्षा परिषद में घसीट ले गए। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे कहीं ज़्यादा अधिक थी। तो अब उन्हें कौन मिली है, गंगाबाई, जो क्या हिम्मती भी है और समझदार भी है। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता जैसी जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क क्या है, दलितों से मिलती थी और उनकी सेवा भी करती थी। उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। यानी अपनी आवश्यकताएं कम होती है तो पैसा भी क्या है, हम बचा कर रख सकते हैं। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होता था। वे घोड़े की सवारी के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल कर दिया। यानी अब उनकी सहायता कौन करेगा, चरखा काटने में और सूत बनाने में गंगाबाई अब उनकी मदद करेगी। तो ये जो बच्चों भाग है खादी का जन्म, इससे क्या है, गांधी जी का यही है कि लोगों में क्या हो, स्वदेशी की भावना हो। यानी जो वस्तु हमारे देश में बनती है हमें उसे ही अपनाना चाहिए और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और हमें क्या है, सार्थक जीवन का उदाहरण इसके अंतर्गत दिया गया है। तो बच्चों आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना।